हेलो स्टूडेंट, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश के क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हम लोग जो टॉपिक यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं वो है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन मीन्स होता है शब्दों का निर्माण करना। हमें कई बार क्या होता है, कोई शब्द से कुछ नए शब्द बनाने होते हैं। उन नए शब्दों को कैसे बना सकते हैं, क्यों सीखना होता है, वो आज हम लोग बात करेंगे। और कैसे कैसे बना सकते हैं, किन किन तरीक़ों से बना सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार दोबारा बताता हूँ आपको मैं। वर्ड फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, और वर्ड यानी शब्द। तो जब किसी एक शब्द से उसमें कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर, कुछ को चेंज करके अगर आप एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द को फॉर्म करते हैं, तो इस प्रोसेस को आप लोग कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। एक शब्द से नया शब्द बनाना, उसमें प्रीफिक्स जोड़ करके बना सकते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले कुछ जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं। सफिक्स उसमें बाद में जोड़कर आप कुछ बना सकते हैं। कई बार एक शब्द का रूप बदल देते हैं, बस उसमें कुछ जोड़ते नहीं है। जीरो अफिक्सेशन या कन्वर्जन कहते हैं उसको हम लोग। बिना प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़े ही आप उसको वर्ब से नाउन बना देते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बना देते हैं, तो उसको भी आप लोग वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। और कई बार एक शब्द में नया शब्द जोड़ करके एक कंपाउंड वर्ड बना करके भी आप वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो वर्ड फॉर्मेशन होता है एक शब्दों को बनाने की प्रोसेस है। इसको आप तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप अफिक्सेशन, अफिक्स यानी कुछ जोड़ना, कुछ ऐड करके बना सकते हैं। एक आप बना सकते हैं इसको कन्वर्जन से, और एक आप बना सकते हैं कंपाउंड वर्ड। वर्ड फॉर्मेशन शब्दों का निर्माण होता है, एक शब्द से दूसरे शब्द बनाना होता है। इसको आप अफिक्सेशन से कर सकते हैं, कन्वर्जन से कर सकते हैं, और कंपाउंड वर्ड से बना सकते हैं। मैं आपको अभी समझाऊंगा सब चीज़ें। देखिए, आप अफिक्सेशन मतलब जोड़ना, टू ऐड, कुछ जोड़ना। अब इसमें दो पार्ट होते हैं। एक इसमें होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। ये हमारे सिलेबस में है। ये दो पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारा जो आरपीएससी के सिलेबस में वर्ड फॉर्मेशन दे रखा है उसमें लिखा हुआ है वर्ड फॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करके नए शब्दों का निर्माण करना क्या कहलाता है? वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स जो है ये होता है प्री यानी पहले। जब किसी शब्द से पहले कोई एक शब्द जुड़ता है, ठीक है ना, कोई मॉर्फीम जुड़ता है, कोई एक सिलेबल जुड़ता है और उससे एक नया शब्द बन जाता है, उसे आप कहते हैं प्रीफिक्स। ये प्री यानी पहले, पहले जुड़ेगा, किसी शब्द में पहले जुड़ेगा और एक नए शब्द का निर्माण करेगा। इसको आप हिंदी में उपसर्ग भी कहते हैं। प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग भी कहा जाता है। और एक होता है सफिक्स, इसको आप हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। ये बाद में जुड़ता है, कोई सिलेबल, कोई शब्द, कोई मॉर्फीम जब किसी दूसरे शब्द के बाद में जुड़ता है तो उसे आप लोग सफिक्स कहते हैं। और कुछ जोड़ करके, पहले जोड़ा तो प्रीफिक्स, बाद में जोड़ा तो सफिक्स, इनको जोड़ करके एक नया शब्द बनाना, ये कहलाता है अफिक्सेशन। अफिक्स यानी जोड़ना, ऐड करना। एक होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है दोस्तों? इसमें आप कन्वर्ट करते हैं, एक शब्द को दूसरे रूप में, उसकी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, एक शब्द होता है लॉक। लॉक यानी ताला, नाउन भी होता है। तो आपने कहा कि वेयर इज़ माई लॉक, द लॉक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ लॉक नाउन है। और इस लॉक से आप ना वर्ब भी बना सकते हैं। जैसे आपने कहा ही लॉक्ड हिज रूम, उसने अपने रूम को लॉक कर दिया। लॉक, अनलॉक, ताला लगाना, ताला खोलना, तो ये वर्ब भी हो जाती है। तो इसमें क्या किया आपने? कुछ जोड़ा नहीं, लॉक में कुछ जोड़ा नहीं, बट उसका रूप चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसे कन्वर्जन कहते हैं कि एक शब्द का रूप दूसरे में चेंज कर देना। तो वर्ड फॉर्मेशन तो हो ही गया। नाउन से आपने वर्ब बना दी, वर्ब से आपने एडजेक्टिव बना दिया, उसे आप कन्वर्जन कहते हैं। इसमें कुछ जोड़ते नहीं है, न कोई प्रीफिक्स जोड़ते हैं, न सफिक्स जोड़ते हैं, इसलिए इसको ज़ीरो अफिक्सेशन भी कहते हैं।
जीरो अफिक्सेशन, बिना कुछ जोड़े आप नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव, यानी उनकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं, उनके क्लास, उनके वर्ग को चेंज कर देते हैं। फिर एक होता है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? जब किसी एक शब्द में कोई एक नया ही शब्द जोड़ के, नाउन में नाउन जोड़ करके एक नया नाउन बना देना। जैसे आप बात करें स्विमिंग, एक नाउन है, इसमें आपने जोड़ दिया पूल, स्विमिंग पूल, वेटिंग रूम, ऐसे दो शब्द बना करके ऐसे कर दिया। जैसे आपने एक उदाहरण दिया मैंने आपको नोट्स में, टी में आपने पोट जोड़ दिया, चाय में पोट बर्तन जोड़ दिया, एक नया शब्द बन गया टी पोट, टी पोट। तो ये कहलाता है कंपाउंड वर्ड। जब एक शब्द में एक दूसरा नया शब्द जोड़ करके एक बिल्कुल ही नया शब्द बना लेते हैं, उसे आप कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड क्यों कहते हैं? कि उसमें दो शब्द होते हैं, एटलीस्ट 2-3 शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे आप कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड से नया शब्द बन सकता है। देखो टी और पोट जोड़ के एक नया शब्द बन गया टी पोट। ऐसे ही मैं बता रहा था आपको, लॉक, ताला नाउन भी होता है और लॉक वर्ब भी होती है। ऐसे आपको ध्यान होगा, वाटर पानी भी होता है और वाटर पानी देना भी होता है। ऐसे ही होता है मिल्क, मिल्क यानी दूध भी होता है और दूध निकालना भी होता है जानवरों का। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके, जैसे शैम्पू है, कॉम है, कंगा, कंगा भी होता है, कंगा करना भी होता है। शैम्पू, ऑयल, ये नाउन भी होते हैं और ये वर्ब भी होते हैं। तो जब ये नाउन के रूप में यूज़ हो रहे हैं, फिर अगले सेंटेंस में उनको वर्ब के रूप में यूज़ कर लिया, तो नया शब्द तो बन ही गया। पहले वो नाउन था, अब वो वर्ब बन गया, तो इसमें कुछ जोड़ा नहीं, इसलिए इसको आप जीरो अफिक्सेशन कहते हैं। और नया शब्द बना लेते हैं कन्वर्ट करके, तो कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन भी कहते हैं, जीरो अफिक्सेशन भी कहते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन 3 प्रकार के हो गए, अफिक्सेशन, कन्वर्जन और कंपाउंड वर्ड। हम जो फोकस करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे जो एग्ज़ाम्स में जो चीज़ दे रखी है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे वो LDC हो, और चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जहाँ वर्ड फॉर्मेशन दिया है, और सिलेबस में RPSC में तो ये लिखा हुआ है वर्ड फॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स अफिक्सेशन में आते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इस वाले पार्ट पे रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ नोट्स के थ्रू भी कि ये चीज़ें क्या हैं, और फिर हम बात करेंगे प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, सफिक्स भी अलग, इन्फ्लेक्शनल होता है, डेरिवेशनल होते हैं, ठीक है ना। मोर्फीम क्या होते हैं, रूट वर्ड क्या होते हैं, बेस वर्ड, रूट वर्ड क्या होते हैं, स्टेम क्या होती हैं। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर हम प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं और वो क्या काम करते हैं, उनके क्या मीनिंग्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सफिक्स हैं और वो क्या काम करते हैं, उनके क्या मीनिंग होते हैं और क्या क्या बना देते हैं, ये सब पढ़ेंगे। देखो ये एक अलग टॉपिक तो है ही वर्ड फॉर्मेशन, उसमें तो ये चीज़ काम आने वाली है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रीफिक्स और सफिक्स और वर्ड फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हो ना, तो आपको थोड़ा ना वोकैबलरी को याद करना भी आसान हो जाता है। इसमें बहुत सारे आप लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और वन वर्ड याद कर पाओगे अगर आपने ये पढ़ लिया है। तो काफ़ी सारे शब्दों की ना आपको जानकारी मिल जाएगी कि भाई शब्द का ये मूल शब्द है, इसमें ये प्रीफिक्स जोड़ा है, इस प्रीफिक्स के जोड़ने से ये मतलब हो जाता है, ये सफिक्स जोड़ा है तो सफिक्स जोड़ने से ये मतलब हो जाता है। तो अच्छा होगा कि हम इस टॉपिक को पढ़ ही लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इन सब में काम आएगा। आपकी वोकेबलरी को थोड़ा इन्हांस करेगा, थोड़ा उसको अच्छा करेगा ये, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए वर्ड फॉर्मेशन हमारा जो सिलेबस में दे रखा है, बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज करके वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण करना है। वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नए शब्द बनाए जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन से क्या करते हैं आप लोग, नए शब्द बनाते हैं। जैसे टी में पोट जोड़ा, टी पोट बन गया। ऐसे कुछ प्रीफिक्स जोड़ दिया आपने किसी में, जैसे हैप्पी से पहले अन जोड़ दिया, अनहैप्पी बन गया। अन प्रीफिक्स है, पहले जोड़ा है। हैप्पी से अगर बाद में आप लोग नेस जोड़ दे तो हैप्पीनेस बन जाता है, तो एक नया ही शब्द बन जाता है। तो नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस को हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नए शब्द बनाए जाते हैं, जिससे आप नए शब्द बनाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। वर्ड फॉर्मेशन के
3 सिद्धांत होते हैं, इसके 3 सिद्धांत हैं, अफिक्सेशन, कन्वर्जन और आगे हम पढ़ेंगे कंपाउंड वर्ड। 3 होते हैं, कंपाउंडिंग करना। तो देखिए, अफिक्सेशन बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ते हैं। प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़कर नए शब्द बनाना अफिक्सेशन कहलाता है। कन्वर्जन में क्या करते हैं, द फंक्शन ऑफ अ वर्ड इज चेंज विदाउट एडिंग अ प्रीफिक्स और सफिक्स, बिना प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़े ही शब्द का काम बदल जाता है। काम मतलब जो पहले नाउन का काम कर रहा था, वेयर इज़ माई लॉक, आपने जब कहा कि ही लॉक्ड हिज रूम, तो यहाँ ये वर्ब का काम करने लग गया, तो उसका फंक्शन चेंज हो गया, उसका काम चेंज हो गया। तो द फंक्शन ऑफ वर्ड इज चेंज विदाउट एडिंग अ प्रीफिक्स और सफिक्स इन कन्वर्जन। कन्वर्जन में बिना प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़े ही आप उसके फंक्शन को चेंज कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो अफिक्सेशन, इसे हम ना जीरो अफिक्सेशन भी कहते हैं, इसको जीरो अफिक्सेशन भी कहा जाता है। कन्वर्जन में एक शब्द का कार्य पार्ट्स ऑफ स्पीच बिना उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़े बदल दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं आप, बिना उसमें जोड़े ही आप उसको चेंज कर देते हैं, इसे जीरो अफिक्सेशन भी कहते हैं। जैसे स्विम वर्ब है और स्विम नाउन भी होता है। जैसे आपने कहा कि आई स्विम इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में स्विम करता हूँ, तो ये वर्ब है। और आई लाइक स्विम, ही डज स्विम इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में स्विम करता है, तो स्विमिंग तो होता ही होता है, स्विम भी एक नाउन होता है। तो स्विम नाउन भी होता है और स्विम वर्ब भी होती है। अगर वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है तो वो वर्ब है, और अगर उसी को आपने दूसरे वाक्य में नाउन के रूप में चेंज कर लिया तो आपने कन्वर्जन कर दिया, कुछ जोड़ा भी नहीं, कुछ घटाया भी नहीं, कुछ आपने प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं जोड़ा, और फिर भी उसका आपने फंक्शन चेंज कर दिया, तो इसे आप कन्वर्जन कहते हैं। आपने उसको वर्ब से नाउन बना दिया, ठीक है ना। फिर देखिए आप, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, वन वर्ड इज एडेड टू अनदर टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। इसमें क्या करते हैं आप, एक शब्द को दूसरे शब्द में जोड़ते हैं, है ना, एक शब्द को आप दूसरे शब्द में जोड़ते हैं। वन वर्ड इज एडेड टू अनदर, एक शब्द को दूसरे में जोड़ते हैं, टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए। कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए एक शब्द में दूसरा शब्द जोड़ा जाता है। क्लियर होगी बात। जैसे टी में आपने जोड़ा पॉट, तो क्या बन गया, टी पॉट बन गया। एटम में जोड़ा बॉम्ब, तो एक नया शब्द बन गया एटम बॉम्ब, ठीक है ना, एटम बॉम्ब। तो कहने का मतलब है एक शब्द में दूसरा शब्द जोड़ दिया, पूरा शब्द जोड़ा, ध्यान रखना, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं जोड़े। प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ दे तो अफिक्सेशन कहलाता है। आपने तो क्या किया, एक वर्ड में पूरा ही कोई दूसरा नया वर्ड जोड़ दिया, दोनों बेस वर्ड है, दोनों रूट वर्ड है, उनको जोड़ के एक नया ही शब्द बना लिया, जिसको आपने कहा कंपाउंड वर्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंडिंग हो गया। अब वापस आते हैं, हमारे सिलेबस में तो अफिक्सेशन ही है, हमें तो प्रीफिक्स और सफिक्स पे ही बात करनी है। तो देखते हैं अफिक्सेशन। अफिक्सेशन शब्द अफिक्स शब्द से बना है, ये अफिक्सेशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अफिक्सेशन मतलब जोड़ना, टू ऐड, जोड़ना। अफिक्सेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रीफिकेशन और एक सफिक्सेशन। सफिक्सेशन, प्रीफिक्शन और सफिक्शन, प्रीफिक्शन और सफिक्शन। प्रीफिक्शन में क्या होगा, पहले जोड़ेंगे, और सफिक्शन में क्या करेंगे, बाद में जोड़ते हैं। एडिंग समथिंग एट द बिगिनिंग, इसमें शुरू में कुछ जोड़ते हैं, और वर्ड, वर्ड के शुरू में कुछ जोड़ा जाता है, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड इज नोन एज प्रीफिक्सेशन, उसे आप प्रीफिक्सेशन कहते हैं, शुरू में कुछ जोड़ा जाता है, ठीक है ना। टू फॉर्म अ न्यू वर्ड अ प्रीफिक्स इज पुट बिफोर अ बेस वर्ड और रूट वर्ड। इसमें क्या करते हैं, एक रूट वर्ड होता है, मूल शब्द होता है, उसके शुरू में इसे जोड़ा जाता है, मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ा जाता है, ठीक है ना। बेस वर्ड क्या होता है, जिसका पूरा खुद का एक स्वतंत्र अर्थ होता है, उसमें कुछ जोड़, जैसे हैप्पी वो बेस वर्ड है, अन उसमें जोड़ा वो प्रीफिक्स है, ठीक है ना, वो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्सेशन में प्रीफिक्स काम आते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, एक सिलेबल, एक कुछ अक्षरों का समूह होता है, सिलेबल यानी कुछ शब्द अक्षरों का समूह होता है, एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, जो कि शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है, ये उसी की हिंदी है। प्रीफिक्स सिलेबल होता है जो शब्द के शुरू में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे आप कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे ये मिस एक प्रीफिक्स है, इसको टेक रूट वर्ड में जोड़ा,
और एक नया शब्द बन गया मिस्टेक। एक नया शब्द क्या बन गया हमारे पास? मिस्टेक बन गया। मिस प्लस टेक, मिस्टेक, ठीक है ना। ऐसे देखो आप, अनहैप्पी, तो एक नया शब्द बन गया अनहैप्पी। क्या बन गया दोस्तों? अनहैप्पी। हैप्पी रूट वर्ड है, बेस वर्ड है, मूल शब्द है, और अन जो है वो प्रीफिक्स है। इन प्रीफिक्स की खास बात क्या होती है कि ये अकेले अगर होना तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। ये मोर्फीम भी कहलाते हैं, इनको हम मोर्फीम भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट होती है जिसका मीनिंग तो होता है बट अपने आप में स्वतंत्र मीनिंग नहीं होता, एक किसी से जुड़ेगा तभी इसका अर्थ निकलेगा। तो अन का अकेले कोई अर्थ नहीं है, ये इस बेस वर्ड में जुड़ेगा ना हैप्पी में, तब ये अर्थ देगा। और अन का मतलब हो जाता है कि वो उसमें चीज़, वो क्वालिटी नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, नॉट मीनिंग देता है। अनहैप्पी मतलब नॉट हैप्पी। को ऑथर, तो को यहाँ प्रीफिक्स है, ऑथर यहाँ रूट वर्ड है, और एक नया शब्द बन गया को ऑथर। ऑथर का सहयोग करने वाला, साथ देने वाला, ठीक है ना। ऐसे हो गया। तो प्रीफिक्स हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं सफिक्स के ऊपर। सफिक्स क्या होता है? तो मैंने बताया था सफिक्स जो होता है ये बाद में जुड़ता है, इसे प्रत्यय भी कहते हैं। तो सफिक्सेशन क्या होता है? एडिंग समथिंग एट द एंड, एट द एंड ऑफ अ वर्ड। ये शब्द के क्या होता है? एंड में जुड़ता है, शब्द के एंड में जोड़ते हैं इसको, इज नॉन एज सफिक्सेशन, और इसे ही आप सफिक्सेशन कहते हैं। सफिक्स इज अ सिलेबल एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड। ये किसी शब्द के एंड में जोड़ा जाता है। इट इज़ यूजुअली पुट आफ्टर अ बेस वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। ये किसी बेस वर्ड के साथ जोड़ा जाता है टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, ताकि एक नया शब्द आप बना सकें। बेस वर्ड के अंत में जोड़ते हैं सफिक्स को, प्रीफिक्स को पहले जोड़ते हैं, सफिक्स को बाद में जोड़ते हैं, और टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, ताकि एक नया शब्द का निर्माण किया जा सके, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। एक सफिक्स ऐसा सिलेबल होता है जो किसी शब्द के रूट वर्ड के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ड्राइव एक रूट वर्ड है, मुख्य शब्द है, इसमें आपने ER जोड़ दिया, ER जोड़ के बन गया ड्राइवर। ड्राइव में क्या जोड़ दिया आपने? ER जोड़ दिया, तो नया शब्द बन गया ड्राइवर, ठीक है ना। ओके, ऐसे ब्रेव में जोड़ दिया LY, तो ब्रेवली। अब ये ER क्या काम करता है, LY क्या काम करता है, ये सब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब विस्तार से और सब पढ़ाऊँगा आपको मैं, कि LY जुड़ेगा तो क्या बन जाता है, RY जुड़ता है तो क्या बनता है, ER जुड़ता है तो क्या बनता है। इन सब का हम लोग जो है ना बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली स्टडी करेंगे। यूज़ में फुल जोड़ा तो क्या बन जाएगा? यूज़फुल बन जाएगा। तो ये सब जो है प्रीफिक्स है, ये बाद में जुड़ते हैं। जो बाद में जुड़े हैं रूट वर्ड के अंदर वो सफिक्स होते हैं, और जो पहले जुड़ते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। ओके, अब देखो रूट वर्ड क्या होता है और स्टेम क्या होता है, इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। रूट वर्ड का मैं पहले आपको समझाता हूँ वर्बली। रूट वर्ड का दूसरा नाम बेस वर्ड भी होता है। रूट वर्ड होता है जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है, इंडिपेंडेंटली उसका एक अर्थ होता है, वो अलग से अकेला यूज़ हो सकता है, उसको अकेले को यूज़ किया जा सकता है। और स्टेम होता है जब किसी रूट वर्ड में कुछ जुड़ जाता है तो वो स्टेम बन जाता है। जब उसमें कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स या कोई दूसरा वर्ड जुड़ गया तो वो फिर स्टेम बन जाता है। जो मूल रूप से अकेला होता है, जिसका कोई पार्ट नहीं होता, वो रूट वर्ड है। उसमें अगर आपने कुछ जोड़ दिया, प्रीफिक्स सफिक्स, तो वो स्टेम बन गया। ऐसा होता है। दो वर्ड होते हैं, रूट और स्टेम, दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। रूट क्या होता है? द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ वर्ड। एक शब्द का ओरिजिनल वर्ड होता है, ओरिजिनल फॉर्म होता है, वास्तविक रूप, मूल रूप, है ना, उसको आप रूट या बेस कहते हैं। दो नाम हो गए, इसको रूट भी कहते हैं और इसको आप बेस भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए स्टेम क्या होता है? द फॉर्म ऑफ वर्ड टू विच समथिंग इज एडेड। ये वो शब्द होता है जिसमें कुछ जोड़ा गया है, कोई प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ा गया है, इज नॉन एज स्टेम, उसे आप स्टेम कहते हैं। जब आप रूट में या बेस में कुछ जोड़ देते हो, जब किसी रूट में वर्ड में कुछ अगर आपने जोड़ दिया है, उसे नया शब्द जो बनता है स्टेम कहलाता है। वो एक स्टेम अपने रूट से, रूट का फॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भाई मान लो अगर रूट नाउन है तो हो सकता है स्टेम नाउन भी हो जाए, और हो सकता है जैसे अपने वर्ब में अगर LY जोड़ दिया, किसी एडजेक्टिव में LY जोड़ दिया,
तो हो सकता है कि वो एडवर्ब बन जाए, तो अपने फॉर्म को वो चेंज भी कर सकता है और उस मूल फॉर्म में रह भी सकता है। तो स्टेम जो होता है वो अपने बेस वर्ड से फॉर्म उसका अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि रूट वर्ड नाउन हो और स्टेम एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, ये फर्क पड़ सकता है। ए स्टेम मे और मे नॉट बी द फॉर्म ऑफ रूट। स्टेम हो सकता है, रूट का फॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? ओके, फिर देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, देखो ये एग्जांपल है। फ्रेंड एक रूट शब्द था और ये नाउन है। फ्रेंड एक शब्द है, फ्रेंड मूल शब्द है, रूट वर्ड है, बेस वर्ड है और ये नाउन है। दोस्त, फ्रेंड मतलब दोस्त, ये नाउन होता है। इस फ्रेंड में अगर हम लोग ly जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें हम लोग, ly जोड़ दें, तो ये स्टेम बन गया। क्योंकि रूट वर्ड में कुछ जोड़ करके जो नया शब्द बनता है उसे आप लोग स्टेम कहते हैं। तो स्टेम बन गया। ये फ्रेंड में ly जोड़ने से ये एडजेक्टिव बन गया। देखो ly जोड़ने से हमेशा एडवर्ब नहीं बनते हैं, ly जोड़ने से कई बार एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे टाइम वाले वर्ड होते हैं, आरली, वीकली, मंथली, ये सब भी एडजेक्टिव होते हैं। फ्रेंडली, मदरली, फादरली, ब्रदरली, सिस्टरली, ये सब भी जो होते हैं ये एडजेक्टिव ही होते हैं ly जुड़ने से। तो ly जोड़ के ये एडजेक्टिव हो गया। तो देखो यहाँ तो ये नाउन था और जैसे इसमें एक सफिक्स जोड़ा हमने ly, ये एडजेक्टिव बन गया। तो फॉर्म चेंज हो गया ना, रूट का फॉर्म अलग है और स्टेम का फॉर्म अलग है। रूट जो वर्ड था वो नाउन था और स्टेम क्या बन गया, यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। अच्छा, ये एक चीज़ और दे रखी है, फॉर मोर्फिम। मोर्फिम बारे में हालांकि पढ़ेंगे हम लोग आगे। अभी मोर्फिम होता है, मैं बता रहा था, कि सबसे छोटी इकाई होती है, अक्षर से बड़ी होती है, शब्द से छोटी होती है। मोर्फिम, इसका एक अर्थ तो होता है, सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है, ठीक है ना, मतलब इनके जुड़ने से कुछ फर्क पड़ता है, इनके जुड़ने से मीनिंग निकलता है, लेकिन इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। और ये सबसे छोटी इकाई होती है जिसका कोई अर्थ होता है, द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग, कोई अर्थ निकलता है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है मोर्फीम। तो देखो यहाँ फ्रेंड एक शब्द था और ये मोर्फीम भी है, एक ही मोर्फीम है इसके अंदर। लेकिन फ्रेंडली एक शब्द है लेकिन मोर्फीम दो हैं। ये दो शब्द हैं, फ्रेंड और मोर्फीम ly। तो यहाँ दो मोर्फीम हो गए, फ्रेंड और ly, यहाँ दो मोर्फीम हैं। आगे देखो अब, अनफ्रेंडली, इसमें एक तो अन जोड़ दिया, एक ly जोड़ दिया। अन जोड़ा पहले तो प्रीफिक्स है, ly जोड़ा बाद में तो ये सफिक्स है। और फ्रेंड जो था ये अपना रूट वर्ड था ही, तो रूट वर्ड में दो आपने जोड़ दिए, पहले प्रीफिक्स जोड़ दिया, बाद में सफिक्स जोड़ दिया। तो जो नया शब्द बनता है उसे हम स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? स्टेम। और इस स्टेम में अनफ्रेंडली ये भी एडजेक्टिव ही रहा, एडजेक्टिव ही कहलाएगा अनफ्रेंडली भी। और इसमें तीन मॉर्फीम हो गए। अन का मतलब होता है विदाउट के सेंस में आता है, ly ये एडजेक्टिव बना रहा है तो ये भी एक मॉर्फीम है, और फ्रेंड तो मॉर्फीम है ही। तो इन दिस वर्ड देर आर 3 मॉर्फीम्स, इसमें 3 मॉर्फीम्स हो गए। अब बात करें हम लोग अनफ्रेंडलीनेस की, तो अनफ्रेंडलीनेस की बात करें तो देखो अनफ्रेंडली और नेस, इसमें 4 मॉर्फीम हो गए, 4 मॉर्फीम्स। ये भी स्टेम है। और अनफ्रेंडलीनेस, नेस जुड़ गया ना इसमें, तो नेस जुड़ने से वापस ये नाउन बन गया। फ्रेंड नाउन था और ये भी नाउन हो गया। तो देखो रूट वर्ड नाउन है और स्टेम भी नाउन है। तो वो लाइन आई थी ना कि रूट और स्टेम, रूट और स्टेम इनका फॉर्म सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट बी द सेम फॉर्म ऑफ रूट वर्ड एंड स्टेम वर्ड। स्टेम क्या होता है? जब किसी रूट में कुछ जोड़ते हैं आप, प्रीफिक्स सफिक्स, तो उसे आप स्टेम कहते हैं, ठीक है ना। स्टेम का फॉर्म रूट वर्ड से अलग हो भी सकता है और सेम भी रह सकता है। मॉर्फीम क्या होते हैं? जब किसी शब्द के अंदर कुछ शब्द जुड़ते हैं ना, अगर वो जुड़ के उनको कोई मीनिंग होता है, जो जुड़ते हैं कोई मीनिंग होता है, कोई अर्थ होता है, तो उसे आप मॉर्फीम कहते हैं। ये लेटर से बड़ी चीज़ होती है, वर्ड से छोटी चीज़ होती है, और जिसका कोई अर्थ होता है वो सबसे छोटी इकाई मॉर्फीम ही होती है। देखो आप मॉर्फीम,
समझो मॉर्फिम क्या होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, अर्थ की सबसे छोटी यूनिट होती है, इज नॉन एज मॉर्फिम, इसे मॉर्फिम कहते हैं। मॉर्फिम क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसका कोई अर्थ होता है, इसका कोई मीनिंग होता है, कोई इसका अर्थ होता है। मॉर्फिम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्री मॉर्फिम, एक होता है बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम क्या होता है? इट कैन बी यूज्ड एन इंडिपेंडेंट वर्ड, इसको ना आप इंडिपेंडेंट वर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। फ्री मॉर्फिम, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे आपने देखा था फ्रेंड, ये एक मॉर्फिम है, वन मॉर्फिम, और इसका आप इंडिपेंडेंट यूज़ कर सकते हो। इसका अलग से यूज़ करना चाहो तो इसका स्वतंत्र अर्थ होता है, ये अपना एक अर्थ देता है, इसको आप अलग से अकेले को यूज़ कर सकते हो। इन्हें स्वतंत्र रूप से अकेले प्रयोग किया जा सकता है, फ्री हैं, इनको अकेले स्वतंत्र रूप से यूज़ कर सकते हैं, इनका अर्थ निकलता है। एक होता है बाउंड मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम क्या होगा? ये बंध करके, जुड़ करके ही अर्थ देता है। अगर इसको आप अकेले को देखोगे ना तो इसका कोई अर्थ नहीं आएगा। बाउंड मॉर्फिम को अगर आप अकेले देखोगे तो कोई अर्थ नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए बाउंड मॉर्फिम, इट कांट बी यूज एन इंडिपेंडेंट वर्ड, इसको आप इंडिपेंडेंट वर्ड की तरह यूज नहीं कर सकते, इसे आप स्वतंत्र शब्द की तरह यूज नहीं कर सकते। इट इज अटैच टू अ वर्ड, इसे एक शब्द में जोड़ा जाता है, एंड देन इट कैन बी यूज मीनिंगफुली, और फिर इसका आप मीनिंगफुली यूज कर सकते हैं। इसको किसी में जोड़ेंगे तभी इसका अर्थ निकलेगा, अकेले का इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। बाउंड मॉर्फिम, ये जुड़ता है, बाउंड होता है तभी इसका अर्थ निकलता है, अकेले का इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए से आप कहते हैं बाउंड मॉर्फिम, ठीक है ना। देखिए आप, इट कैन नॉट बी यूज एज इंडिपेंडेंट वर्ड, इसको आप इंडिपेंडेंट वर्ड की तरह यूज नहीं कर सकते। इट इज अटैच टू अ वर्ड, ये एक वर्ड में अटैच होता है, एंड देन इट कैन बी यूज मीनिंगफुली, और फिर इसको आप मीनिंगफुली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए आप, एक शब्द है अनफ्रेंडलीनेस, इसमें अगर हम मॉर्फिम ढूंढें तो कितने मॉर्फिम है? देखो आप, अन एक है, फ्रेंडलीनेस, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप देख रहे होंगे यहाँ 4 मॉर्फिम है, 4 मॉर्फिम्स। इसमें अन जो है, इसका आप अकेले कहीं लिख दो अन, तो क्या कोई इसका इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग निकलता है क्या? आंसर होगा नो, नहीं निकलता है। तो जब अर्थ नहीं निकलता इसका अलग से स्वतंत्र रूप से, तो ये जुड़ कर के किसी में तभी अर्थ दे सकता है, इसलिए इसको बाउंड मॉर्फिम कहेंगे। तो ये बाउंड है। फ्रेंड जो है फ्री मॉर्फिम है, तो अकेले का अर्थ होता है फ्रेंड यानी दोस्त, तो ये फ्री मॉर्फिम है। एल वाई ली भी जुड़ करके, जो एल वाई होता है उसको यहाँ नेस जोड़ते तो एल आई हो गया, ये भी बाउंड मॉर्फिम है। और नेस का भी अकेले का कोई अर्थ नहीं होता, जुड़ करके ही अर्थ होता है, तो ये भी बाउंड मॉर्फिम है। तो बाउंड मॉर्फिम कितने हो गए? 1 2 3, 3 तो बाउंड मॉर्फिम हो गए, और एक हो गया आपका फ्री मॉर्फिम, ठीक है। मॉर्फिम क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जो शब्द हैं ना, जिनके अर्थ निकाल सकते हो आप शब्द से, मतलब वर्ड तो नहीं कहेंगे, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ मीनिंग, ये कहो आप। ये अंग्रेजी की जिसका एक अर्थ निकल सकता है वो सबसे छोटी इकाई होती है। 4 मॉर्फिम हो गए, 3 बाउंड मॉर्फिम, और एक क्या हो गया आपका? फ्री मॉर्फिम हो गया। अब अगर आप बात करें नेशनल, तो नेशनल में देखो 2 वर्ड हो गए, नेशन और अल, 2 मॉर्फिम हो गए। नेशन जो है फ्री मॉर्फिम है, अल जो है वो बाउंड मॉर्फिम है। इंडस्ट्रियलाइज की बात करें तो इंडस्ट्री, अल, आइज और ईडी 4 मॉर्फिम हो गए, 1 2 3 4। अगर हम बात करें, आपसे पूछूं मैं कि इनमें से फ्री मॉर्फिम कौन सा है और बाउंड मॉर्फिम कौन सा है, तो बता सकते हैं क्या आप? बिल्कुल, इंडस्ट्री जो है वो फ्री मॉर्फिम है, जिसका अर्थ होता है उद्योग या परिश्रमी, और इंडस्ट्रियलाइज मतलब उद्योग है यहाँ पे इसका मीनिंग, और अल, आइज और ईडी ये इनमें जुड़ते हैं ना तभी इसके मतलब निकलते हैं। तो ये तीनों तो हो गए बाउंड मॉर्फिम, और इंडस्ट्री हो गया फ्री मॉर्फिम। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार ये सर जो पढ़ा रहे हैं मॉर्फिम, ये सब चीज़ें क्या है एग्ज़ाम में आएंगी क्या? बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, ये नहीं आएंगी।
ठीक है ना, कि साहब मॉर्फीम क्या होता है, बाउंड मॉर्फीम क्या होता है, फ्री मॉर्फीम क्या होता है, ये सब नहीं पूछेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि भाई रूट वर्ड ये है इसका, ये इसमें जुड़ा है, ये प्रीफिक्स है, ये इसमें सफिक्स है, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, थ्योरी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी आपको तो याद करने भाई ये प्रीफिक्स हैं और ये सफिक्स हैं, इनसे जुड़ करके ये इनका अर्थ निकल जाता है। वो भी मैं आपको अच्छी अच्छी टेबलें बना रखी हैं मैंने आपके लिए, उनके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको मॉर्फीम के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। टीथ जो है, ये आपको ध्यान होगा, टूथ शब्द का प्लूरल होता है। टूथ होता है रूट वर्ड, बेस वर्ड है टूथ, और टूथ का जब प्लूरल बनाते हैं तो बनता है टीथ, यानी कि इसको प्लूरल बनाया गया है। मूल शब्द तो इसका टूथ है, और इसको डबल ओ को चेंज करके डबल ई लगा करके आपने इसका प्लूरल बनाया है टीथ को। तो टीथ में दो मॉर्फीम हो गए, एक टूथ और एक इसको प्लूरल बनाया गया हो। हालांकि दिख नहीं रहा कुछ इसमें कि वो मॉर्फीम है क्या, बट कुछ तो ऐसा है जिससे प्लूरल बना। वो क्या है, आपने डबल ओ को क्या कर दिया था, डबल ई कर दिया था, बीच के वॉवल चेंज कर दिए थे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, पूछता नहीं है लेकिन इंग्लिश के जब एग्ज़ाम होता है, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि टीथ में कितने मॉर्फीम है। ध्यान रखना, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट और जीके इंग्लिश वाले, इनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट एक जानकारी है कि जो टीथ है इसमें भी दो मॉर्फीम होते हैं, टूथ और उसको जो प्लूरल बनाया गया है वो चीज़, वो है क्या ये पता नहीं है, दिख नहीं रहा, बट हाँ दो मॉर्फीम है इसके अंदर। मॉर्फीम्स को कार्य फंक्शन के अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मॉर्फीम वो होते हैं जिनसे कोई भी जो अपना रूट वर्ड है उसका वो चेंज हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन से वर्ब बन जाता है, वर्ब से एडजेक्टिव बन सकता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बन सकता है। तो वो जो चेंज कर देता है उसे, एक तो वो होता है जो चेंज नहीं करता, मॉर्फीम जुड़ करके शब्द का फॉर्म चेंज कर दे, फिगर ऑफ स्पीच चेंज कर दे, फिगर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दे, आई एम सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दे, क्लास चेंज कर दे। एक तो वो होता है इसको डेरिवेशनल मॉर्फीम कहते हैं, एक होता है इनफ्लेक्शनल। दो तरह के होते हैं मॉर्फीम का, एक तो इनफ्लेक्शनल होगा और एक आगे पढ़ेंगे हम डेरिवेशनल। इनफ्लेक्शनल और डेरिवेशनल। इनफ्लेक्शनल क्या होता है, एन इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम डज नॉट चेंज द क्लास। ध्यान रखना, ये क्लास को चेंज नहीं करता, ये उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करता है, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं करता। इन अदर वर्ड्स, इफ एन इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम इज एडेड टू अ नाउन इट रिमेन्स अ नाउन एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि अगर इनफ्लेक्शनल को आपने किसी नाउन में जोड़ा तो नाउन ही रहेगा, अगर आपने इसको किसी वर्ब में जोड़ दिया तो वर्ब ही रहेगी। उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसकी क्लास में चेंज नहीं करते हैं इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम। इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या होते हैं, जो जब किसी शब्द में जुड़ते हैं तो उसकी क्लास को, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, डज नॉट चेंज। हिंदी में लिखा है मैंने, इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम अपनी क्लास या पार्ट उसको चेंज नहीं करते हैं। शब्द की क्लास या पार्ट ऑफ चेंज नहीं करते। यदि इन्हें नाउन में ऐड करें तो शब्द नाउन ही रहेगा, एडजेक्टिव में ऐड करें तो वो एडजेक्टिव ही रहेंगे, ठीक है ना, एडवर्ब में ऐड करें तो एडवर्ब ही रहेंगे। ये उसकी क्लास, शब्द की क्लास या पार्ट ऑफ चेंज नहीं करते। तो बेस वर्ड होता है ना, उसकी क्लास को चेंज नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखो, ईडी जनरली वर्ब में जुड़ता है तो वर्ब से वर्ब भी रहती है, ईएस वर्ब में जुड़ता है या नाउन में जुड़ता है तो नाउन और वर्ब भी रहती हैं, आईएनजी वर्ब में जुड़ के वर्ब भी रखेगा, ईआर, ईएसटी, ईएन, ये जिसमें जुड़ते हैं ना, वर्ब में जुड़े तो वर्ब भी रहेंगे, नाउन जुड़े तो नाउन में ही रहेंगे। ये इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम है। ये जिस शब्द में जुड़ते हैं उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को, उसकी क्लास को चेंज नहीं करते। आई मीन टू से, अगर ये नाउन में जुड़ेंगे तो नाउन ही रहेगा, अगर ये वर्ब में जुड़ेंगे तो वर्ब ही रहेगी, एडजेक्टिव में जुड़ेंगे तो एडजेक्टिव ही रहेंगे। जैसे ऑक्स, ये सिंगुलर नाउन है, इसमें ईएन जोड़ दिया अपन ने और प्लूरल नाउन बन गया। क्या जोड़ दिया अपन ने, ईएन। तो ये भी नाउन था, ये भी नाउन था, फ़र्क ये हो गया कि ये सिंगुलर नाउन है और प्लूरल नाउन है, बट है तो नाउन ही, पार्ट ऑफ स्पीच को तो चेंज नहीं किया ना।
तो अगर आपसे पूछेगा नहीं कि कौन सा ये सफिक्स है, बट पता होना चाहिए कि en जो है ये कौन से प्रकार का सफिक्स है, ये इनफ्लेक्शनल सफिक्स है या ये इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम है, इनफ्लेक्शनल। ऐसे ही फॉलो वर्ब है, इसमें ईडी लगा दिया तो ये भी वर्ब ही रही, बस ये फर्स्ट फॉर्म रह गई, ये सेकंड या थर्ड फॉर्म हो गई। ऐसे देखो आप, प्रीटी एडजेक्टिव होता है, उसमें ईआर लगा दिया प्रीटियर, ये भी एडजेक्टिव रहेगा, और ईएसटी लगा दिया तो भी एडजेक्टिव रहेगा। बस फॉर्म चेंज थोड़ी ऐसे हुई कि ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म है, ये कंपैरेटिव डिग्री वाला है और ये सुपरलेटिव डिग्री है, बट हैं तीनों एडजेक्टिव ही। इन्होंने एडजेक्टिव की क्लास को, पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज नहीं किया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इंग्लिश में 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। एक शब्द के अगर आप देखें किसी वाक्य में सेंटेंस को, तो उसमें 8 प्रकार के शब्द हो सकते हैं। एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, एक वर्ब हो सकती है, एक एडवर्ब हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, कोई कंजक्शन हो सकता है, कोई इंटरजेक्शन हो सकता है, कोई प्रपोजिशन हो सकता है। ठीक है ना, इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही है, नाउन है तो नाउन ही है, वर्ब है तो वर्ब ही है। इनकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं हो रही है। तो ये इस प्रकार के जो मॉर्फीम है दोस्तों, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम। अब बात करते हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम की। डेरिवेशनल मॉर्फीम क्या होता है? ए डेरिवेशनल मॉर्फीम चेंजेस द क्लास ऑफ अ वर्ड। ये उस शब्द की क्लास को चेंज कर देते हैं। आई मीन टू से उस शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देंगे। इट मीन्स अगर आपने इसको वर्ब में जोड़ा तो वो हो सकता है नाउन बन जाए, वर्ब में जोड़ा हो सकता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाए। ठीक है ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं, इन्हें कहते हैं डेरिवेशनल। एक डेरिवेशनल मॉर्फीम जिस शब्द जुड़ता है उसकी क्लास या पार्ट स्पीच को चेंज कर देता है, अर्थात नाउन में जुड़कर उसे एडजेक्टिव वर्ब बना सकता है और वर्ब में जुड़कर उसे नाउन आदि बना सकता है। मतलब ये उनकी पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करते हैं दोस्तों? चेंज कर देते हैं। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहेंगे दोस्तों उनको हम लोग? उनको हम लोग कहेंगे डेरिवेशनल। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देखिए, फ्रेंड। फ्रेंड एक नाउन है, इसमें एल वाई जोड़ा, ये एडजेक्टिव बन गया। तो एल वाई कौन सा मॉर्फीम हो गया? ये इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम हो गया। इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम, नाउन से बना दिया एडजेक्टिव। तो इसने पार्ट ऑफ स्पीच को क्या कर दिया दोस्तों? चेंज कर दिया है। पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर दिया इसने। नेशन नाउन था, ए एल जोड़ दिया, नेशनल एडजेक्टिव बन गया। नेशनलाइज, आई जेड जोड़ दिया तो वर्ब बन गया नेशनलाइजेशन, और नेशनलाइज्ड कर दिया तो ये एडजेक्टिव है। नेशनलाइजेशन, देखो नेशन नाउन था, ए एल जोड़ती है एडजेक्टिव बन गया, तो ये इनफ्लेक्शन डेरिवेशनल मॉर्फीम हो गया। नेशनलाइज, आई जेड ई जोड़ दिया इसके अंदर तो वर्ब बन गई। नेशनलाइज में डी जोड़ दिया, नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज्ड बैंक्स बोलते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, तो कौन से बैंक? नेशनलाइज्ड बैंक, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बन गया। नेशनलाइजेशन, आई ओ एन जोड़ दिया, टी आई ओ एन, तो फिर नाउन बन गया। तो मतलब ऐसे मॉर्फीम जिनको किसी शब्द में जोड़ें, रूट वर्ड में, बेस वर्ड में या स्टेम में, और उससे उनकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाए, उनकी क्लास चेंज हो जाए, मतलब वो नाउन से वर्ब बन जाए, वर्ब से वो एडजेक्टिव बन जाए, एडजेक्टिव से वापस नाउन बन जाए, तो ऐसे आप मॉर्फीम को, ऐसे अफिक्सेशन को आप लोग क्या कहते हैं? इनफ्लेक्शनल कहते हैं। ये है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स जो होते हैं डू नॉट जनरली ऑल्टर चेंज द वर्ड। प्रीफिक्स पे आ गए हम लोग। प्रीफिक्स जो होते हैं ना, भाई समझ में आ गया सारा चीज़ क्या है? हमने पढ़ लिया कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ये 3 तरह से हो सकता है। 3 तरह से कौन कौन से? एक तो अफिक्सेशन से, एक कन्वर्जन से, एक कंपाउंडिंग से। तो हमारा जो मूल फोकस था वो था अफिक्सेशन के ऊपर। इसमें कुछ जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए आप यूज़ करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो, प्रीफिक्स जो होते हैं पहले जुड़ते हैं और सफिक्स जो होते हैं वो बाद में जुड़ते हैं। फिर हमने बात की कि जो जुड़ते हैं ना वो किसमें जुड़ते हैं? रूट वर्ड में जुड़ते हैं। तो रूट वर्ड जिसमें कुछ चीज़ जोड़ी जाती है और जो अपने आप में एक स्वतंत्र होती है,
और जोड़ करके जो नया शब्द बनता है उसे स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? स्टेम। अब स्टेम में जुड़ती हैं चीज़ें, तो वो जुड़ते जो चीज़ें ना उनको सिलेबल या उनको सफिक्स प्रीफिक्स जो कहते हैं, वो जैसे AL है, LY है, IZ है, ये सब जो होते हैं ना इनको मॉर्फीम भी कहा जाता है। मॉर्फीम कैसे? इनका अर्थ तो होता है, ठीक है ना, लेकिन अर्थ तभी होता है जब कुछ जोड़ते हैं, तब तो बाउंड मॉर्फीम हो गए। और जब किसी शब्द का अपने आप में किसी मॉर्फीम का स्वतंत्र अर्थ है तो उसे फ्री मॉर्फीम भी कहते हैं। तो फ्री मॉर्फीम पढ़ा, बाउंड मॉर्फीम पढ़ा। फिर मॉर्फीम के बारे में एक बात और पढ़ी कि मॉर्फीम को आप इनफ्लेक्शनल और डेरिवेशनल में भी डिवाइड कर सकते हैं। इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम वो होते हैं कि जब वो किसी शब्द में जुड़ते हैं तो उसके पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज नहीं करते। डेरिवेशनल क्या होते हैं? जब किसी शब्द में जुड़ते हैं तो उसके पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स जो होते हैं ना जनरली ये जो शुरू में लगते हैं, इनसे वर्ड क्लास चेंज नहीं होती है। जिस बेस में या रूट में जुड़ेंगे जनरली ये उसकी क्लास को चेंज नहीं करते। आई मीन टू से, अगर ये नाउन में जुड़ेंगे तो नाउन ही रहते हैं, अगर ये एडजेक्टिव में जुड़ते हैं तो एडजेक्टिव रहते हैं। प्रीफिक्स जनरली ये पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करते। जनरली सफिक्स कर देते हैं, ये कम ही करते हैं। यदि प्रीफिक्स किसी नाउन से जुड़ते हैं तो नाउन ही रहते हैं, एडजेक्टिव में जुड़ते हैं तो एडजेक्टिव ही रहते हैं, अर्थात ये रूट वर्ड की क्लास को चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रमुख प्रीफिक्सेस निम्न प्रकार हैं। जो मेन अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो कौन कौन से हैं वो देखिए आप लोग। देखो, एक है नेगेटिव प्रीफिक्सेस। नेगेटिव मतलब जो जिस शब्द में जुड़ेंगे उसका मीनिंग नेगेटिव कर देंगे। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो शुरू में जुड़ते हैं। उसमें अब हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। पहले वो प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं जो शुरू में जुड़ करके उसका मीनिंग को जो क्या करते हैं? नेगेटिव कर देते हैं, मीनिंग को नेगेटिव कर देते हैं। जैसे पहला है ए प्रीफिक्स। ए अगर किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है तो वो उसको क्या करता है? नेगेटिव मीनिंग निकालता है, उसका नकारात्मक नॉट वाला अर्थ देता है। तो ए का अर्थ क्या होगा? नॉट, विदाउट के बिना, या लैकिंग इन, जिसमें किसी चीज़ की कमी हो, वो चीज़ नहीं है, उसकी विदाउट है या उसकी कमी है। ये एडजेक्टिव्स में भी ऐड होते हैं, ये नाउन्स में भी ऐड होता है। ए जो होता है वो किसी विशेषण में भी लग सकता है और ये नाउन्स में भी लग सकता है। अब आपको याद करना पड़ेगा, जो याद क्या करना है आपको, कि जो ए है वो प्रीफिक्स है और इसका मीनिंग आता है नॉट, विदाउट या लैकिंग इन, नहीं, के बिना या उस चीज़ की कमी है। इसको हम किस में जोड़ सकते हैं? एडेड टू एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव में जोड़ा जा सकता है, इन्हें नाउन्स में जोड़ा जा सकता है। अगर आप इनको एडजेक्टिव्स में जोड़ते हैं, जैसे मोरल एक एडजेक्टिव है, अमोरल। मोरल होता है नैतिक, ए जोड़ दिया अमोरल तो अनैतिक हो गया। सेक्सुअल में जोड़ा आपने ए, सेक्सुअल मतलब जो सेक्स से संबंधित है, सेक्सुअल डिजीज़, सेक्सुअल पर्सन, तो सेक्स से जुड़ा हुआ। ए सेक्सुअल मतलब जो सेक्स से जुड़ा हुआ नहीं है, विदाउट सेक्सुअल। अटिपिकल, टिपिकल होता है एक टिपिकल प्रकार का, जैसे जो इस टाइप के जो बहुत सारे हैं। टिपिकल मतलब जैसा और भी कई प्रकार के ऐसे हैं। सामान्य, ए जोड़ दिया तो असामान्य। नॉट ऑफ ए टाइप, जो किसी एक प्रकार का नहीं होता, किसी टाइप का नहीं होता, अलग ही है बिल्कुल, असामान्य है। अटिपिकल, टिपिकल मतलब होता है उसी टिपिकल जैसा चलता आ रहा है ना। टिपिकल हिंदू है, वो टिपिकल मुस्लिम है, वो टिपिकल टीचर है, जैसे टीचर होते हैं वो उसी प्रकार का है। अटिपिकल मतलब वो टीचर से थोड़ा अलग टाइप का है, अटिपिकल। तो ए लगने से एडजेक्टिव में ए लगने से वो उनका क्या हो रहा है? नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, वो विदाउट वाला मीनिंग दे रहा है, वो लैकिंग, कमी वाला जो है मीनिंग दे रहा है। ये ऐसे नाउन्स में भी जुड़ सकते हैं। जब नाउन्स में जुड़ते हैं, जैसे एक शब्द बना अथीस्ट, ए जोड़ा आपने थीस्ट में, थीस्ट। अब देखो ये आपके ना साथ में अगर आपको ये ऐसा दिमाग लगाओ तो ये एंटोनिम्स भी बन रहे हैं, विलोम शब्द बन रहे हैं। अपने एंटोनिम्स पढ़े थे हम लोगों ने, वो बन रहे हैं। ए जोड़ने से उसका वो नेगेटिव हो गया, वो विलोम शब्द हो गया। थीस्ट यानी होता है जो धर्म में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है, आस्तिक लोग को कहते हैं थीस्ट। अथीस्ट क्या हो गया? नास्तिक लोग, जो
हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उन्हें आप अथीस्ट कहते हैं। अनार्की, तो ये एन आर्की में जुड़ा, देखो आप, तो अनार्की क्या हो गया, एन प्लस आर्कॉस, ऐसे है। अराजकता, विदाउट रूलर, जो राजा में विश्वास नहीं करते। अनार्की मतलब जहाँ शासन नहीं है, जहाँ सही ढंग से शासन चल नहीं रहा, पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही, वहाँ कार्यपालिका ढंग से काम नहीं कर रही है, जुडिशरी न्यायपालिका ढंग से काम नहीं कर रही है, राज्य नहीं है, कोई राजा ही नहीं है, ढंग से काम चल रहा है, सब अपने भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है, अराजकता हो गई वहाँ पे, तो उसको कहते हैं अनार्की। एन प्लस आर्कॉस वर्ड से बना, आर्कॉस यानी रूलर, एन यानी बिना रूलर के, विदाउट रूलर हो गया। हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, अनार्की जो था हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में क्वेश्चन भी था ये वाला। फिर आता देखो आप अपैथी, अपैथी यानी पैथी यानी होता है एंथुजियास्टिक, तो नॉट एंथुजियास्टिक, जिसमें जोश ना हो, उत्साह ना हो, जो उदासीन हो गया हो, तो अपैथी यानी उदासीनता। तो देखना ये सब कुछ अपने नोट्स में लिखा हुआ है। कुछ लोगों को तो अपने स्टूडेंट्स को लग गया होगा कि यार इसमें क्या पढ़ना है, और सही बात भी है, इसलिए मैंने आपको ना एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड के ना नोट्स नहीं पढ़ाए, वो मैंने आपको केवल उनकी पीडीएफ अवेलेबल करवाई। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि यस बताना चाहिए कि भाई ये कहाँ जुड़ते हैं, होते क्या हैं, पहली बार ही पढ़ रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स तो टोटली याद करने के, ये भी याद करने के ही हैं। अब आपको समझ में आ गया कि भाई अच्छा यहाँ सर ने प्रीफिक्स दिया है, उसका मीनिंग दे दिया, किस में जोड़ा गया ये बता दिया, और शब्द दे दिया, जहाँ शब्द कठिन थे उनकी मैंने हिंदी भी लिख दी, कौन सा शब्द किस एग्ज़ाम में आए मैंने यही बता दिया। अब बस आपको डेली क्या करना है, इनमें से 5-5, 10-10 शब्द को पढ़ते चले जाना है और आपका काम ईजी हो जाएगा। ऐसे देखो असिमेट्री, तो सिमेट्री में जोड़ दिया ए, सिमेट्री आता है समान, एसिमेट्री यानी असमानता, नॉट इक्वल, जब चीज़ इक्वल ना हो तो एसिमेट्री हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये है ए। ए भी एक प्रीफिक्स होता है जिसका मतलब विदाउट या नॉट के सेंस में आता है, वो एडजेक्टिव्स में जुड़ सकता है और वो नाउन्स में जुड़ सकता है। ठीक है ना, मैंने सब बता दिया, इसमें कठिन शब्दों की हिंदी बता दी है, ठीक है ना, कहाँ क्या यूज़ होते हैं और किस किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनको भी मैंने थोड़ा बहुत मेंशन किया है। चलो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा इससे। देखते हैं, देखो दोस्तों, फिर दूसरा जो है हमारा क्या है, प्रीफिक्स डिस। डिस खूब पढ़ा होगा आपने। डिस भी नेगेटिव सेंस देता है, एक ही तरह। नॉट होता है, ये किसी चीज़ का अपोजिट करने में, अपोजिट रिवर्स करने में, उसमें काम आता है, किसी चीज़ को उल्टा करने में। जैसे ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान, तो ऑपोजिट बना देगा ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, है ना। ऐसे नॉट मीनिंग आता है या ऑपोजिट करने में आता है। ये एडजेक्टिव में जुड़ सकता है, ये वर्ब में जुड़ सकता है, ये नाउन्स में जुड़ सकता है। ठीक है ना। देखिए आप, जैसे लॉयल, ये एडजेक्टिव है। लॉयल यानी क्या होता है, वफादार। डिसलॉयल, जो वफादार नहीं होता। ठीक है ना। तो डिसलॉयल से इसका लॉयल का क्या बन गया, ऑपोजिट बन गया। तो देखो कितना बढ़िया काम हो गया कि DIS डिस लगा करके भी ऑपोजिट बनते हैं। तो आप ऑपोजिट जब याद करोगे, चीज़ याद करोगे, तो वो आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। लॉयल का डिसलॉयल, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ओबीडियंट का डिसओबीडियंट, यहाँ एक कॉमा लगेगा, डिसओबीडियंट, लाइक का डिसलाइक। ठीक है ना, ये सब हो गए। अच्छा, इसमें वर्ब भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं। ये डिसलाइक वर्ब हो गई। डिसअपियर, डिसओबे, डिसएग्री, सहमत नहीं होना, आज्ञा नहीं मानना, गायब हो जाना। अपीयर यानी प्रकट होना, डिसअपियर गायब हो जाना। डिसकनेक्ट, फ़ोन डिसकनेक्ट होता है, कनेक्ट करना, और डिसकनेक्ट, समझ में ना आप लोग। डिस लगाने से नेगेटिव सेंस आता है, कनेक्ट है, कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट है तो कनेक्ट, और कनेक्ट नहीं है तो डिसकनेक्ट। डिसइंफेक्ट, इन्फेक्ट होता है किसी चीज़ से संक्रमित हो जाना, उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं आप। आजकल तो चल रहा है कोरोना में, डिसइंफेक्ट मतलब उसको सैनिटाइज करके सही कर देना। सैनिटाइज करना, स्टरलाइज करना, कोई इंजेक्शन को आपने भाप दे के, गर्मी दे के स्टरलाइज कर दिया, आपने सैनिटाइज कर दिया चीज़ों को, तो जो इन्फेक्टेड थी उसको डिसइंफेक्टेड कर दिया। इन्फेक्ट का डिसइंफेक्ट हो गया। ऑन यानी रखना, कोई चीज़ का स्वामित्व होना। डिसऑन यानी त्याग कर देना। डिसहार्टन,
ठीक है ना। हार्टन यानी दिल में लेना, डिसहार्टन दिल से हटाना उस चीज़ों को। कलर, डिसकलर मतलब उसको कलर चेंज कर देना। कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी है डिसकंटिन्यू। आरपीएससी एलडीसी में 9 सितंबर 2018 में ये वाला क्वेश्चन अपीयर हुआ था, कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। वर्ब में और एडजेक्टिव में जुड़ कर के ये इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउन में देखिए आप, फेवर, फेवर में डिस जोड़ा, फेवर यानी जो आपको पसंद है, डिसफेवर नापसंदगी। ऑर्डर क्रम में होना, डिसऑर्डर क्रम में नहीं होना। एवरीथिंग इज इन डिसऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं, डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑर्डर यानी जमा होना, डिसऑर्डर यानी बिखरा हुआ होना, अलग अलग होना। कंटेंट का डिसकंटेंट, ऑनर का डिसऑनर, ऑनर यानी सम्मान, डिसऑनर यानी असम्मान। आरपीएससी ने जूनियर अकाउंटेंट 2013-16 में ये वाला क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि पिछले 8-10 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएं, और आपको पता लग जाए कि अच्छा एक यहाँ से क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे शब्द पूछ लेते हैं वो कि ऑनर में क्या जोड़ें कि जिससे उसका क्या बन जाए, ऑपोजिट बन जाए, उसका एंटोनिम बन जाए, तो वो डिसऑनर से बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बन गया। अब आ जाओ देखो आई एन जोड़ करके भी आप अपोजिट बनाते हैं, नोट बनाते हैं, वही डिस की तरह, सब नेगेटिव वर्ड है। आई एन, डी आई एस, ए, आगे और पढ़ेंगे तुम लोग, अन भी आएगा, यू एन भी। आई एन की खास बात है, आई एन को जब बाइलेबियल शब्द में, बाइलेबियल क्या होते हैं थोड़ा समझना। बाइलेबियल जो लिप्स हमारे, बाई यानी दो, लेबियल यानी लिप्स, लिप्स से बनने वाले। तुम्हारे जो दोनों लिप्स हैं उनसे जो अक्षर बोले जाते हैं, जो हमारे लेटर्स बोले जाते हैं इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, उनमें से 4 लेटर प, देखना मेरे को, देखना प, प दोनों लिप्स हो रहे हैं, प, फिर अगला क्या है ब, देखना आप, ब दोनों लिप्स, बाइलेबियल दोनों लिप्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। मैं दोनों लिप्स यूज हो रहे हैं, और ये हो गया व दोनों लिप्स राउंड हो रहे हैं। तो ये बाइलेबियल, ये चार लेटर हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो लेटर्स हैं वो 4 है, प, ब, म, व, ये चारों बाइलेबियल है। जब आई एन को इन बाइलेबियल से पहले जोड़ते हैं ना तो वो आई एम हो जाता है, फिर वो आई एन नहीं रहता, वो आई एम हो जाता है। तो जब इनको बाइलेबियल जोड़ते हैं तो आई एम हो जाता है, जब एल से पहले जोड़ते हैं तो आई एल हो जाता है, लीगल में जोड़ेंगे तो इलीगल होगा, पॉसिबल में जोड़ेंगे तो इम्पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल होगा, आर से पहले जोड़ेंगे तो आई आर हो जाएगा। यानी कि ये आई एन जो है मुख्य प्रीफिक्स तो यही है, लेकिन ये अपने ये रूप बदल लेता है। जब ये बाइलेबियल लेटर से पहले आता है प, ब, म और वैसे, तो ये बन जाएगा आई एम, इम्पॉसिबल। ठीक है ना, इम्पॉसिबल, इमोरल ऐसे। और अगर ये एल से पहले जुड़ेगा लीगल में, लॉजिकल में, तो आई एल हो जाएगा, ई लॉजिकल, ई लीगल। अगर ये आर से रेगुलर से पहले जुड़ा तो ई रेगुलर हो जाएगा, रैशनल से पहले जुड़ेगा तो ई रैशनल हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल से पहले जुड़ेगा तो ई रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, आई आर जुड़ेगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आई एन जो होते हैं ये, इसको आप बाइलेबियल जोड़ेंगे तो इम बनेगा, एल जोड़ेंगे तो आई एल बनेगा, आर से पहले जोड़ेंगे तो आई आर बनेगा, ये लिखा हुआ है। अब देखो इनका देखते हैं हम, एडजेक्टिव में जोड़ा इसको हम लोगों ने। देखो पहले आई एन की बात करें, एडजेक्टिव में जोड़ा, विशेषण में जोड़ा। जैसे सेन मतलब होता दिमाग वाला, स्वस्थ दिमाग का। इनसेन यानी पागल, इनसेन क्या होता है पागल। लोग बोलते भी है हैव यू गॉन इनसेन, हैव यू गॉन मैड, तुम पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन इनसेन, तुम पागल हो गए हो क्या, तो यूज़ करते हैं। कंप्लीट में जोड़ा आई एन, इनकम्प्लीट, काम कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। एक्टिव में इनएक्टिव, सेंसिटिव में इनसेंसिटिव। इनडिसेंट, जो डिसेंट होता है अच्छा दिखता है, इनडिसेंट। एडिकेट उपयुक्त होता है, इनएडिकेट अनुपयुक्त होता है।
ऑडिबल जो सुनने योग्य है, इनऑडिबल जो सुनता नहीं है, विजिबल जो दिखता है, इनविजिबल जो दिखता नहीं है, एक्यूरेट जो शुद्ध है, सही है, इनएक्यूरेट जो अशुद्ध है, एनिमेट सजीव, इनएनिमेट निर्जीव, कैपेबल सक्षम, इनकैपेबल असक्षम, क्रेडिबल विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। तो देखो ये आरपीएससी एलडीसी में 12 अगस्त को एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्रेडिबल का इनक्रेडिबल होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में आते भी देखो मेरी टेबल से, बहुत अच्छी टेबल बनाई मैंने, बहुत अच्छी, विदाउट बीइंग बॉस्टफुल, डींग नहीं आंक रहा हूँ, बट यस फ्रेंड्स ये मैंने जो बहुत अच्छी इंग्लिश की बुक्स है ना, चाहे वो ग्रीन बॉम और क्रिक ग्रीन बॉम की बुक हो, चाहे वो माइकल स्वान हो, चाहे वो टॉमसन मार्टिनेट हो, जो भी अच्छी अच्छी बुक्स है ना, उनसे मैटर लिया गया, ठीक है ना। और आपको एक बहुत अच्छे रूप से बताया गया कि ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से पढ़ने का, इसको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं, इनको आप याद करें। नाउन्स में भी जुड़ सकते हैं आई एन, जैसे एबिलिटी योग्यता, इनएबिलिटी अयोग्यता, एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेसी होती है एक्यूरेट बिल्कुल शुद्ध सही, इनएक्यूरेसी, डिसीजन इनडिसीजन, कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस। कितने प्यारे प्यारे हैं, और ये सारे एंटोनिम्स में भी यहाँ काम आ जाएंगे आप लोगों के। तो ये इन जो है यहाँ पर ये प्रीफिक्स है, बाकी चीज़ वर्ड दे दे ये नाउन और ये एडजेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं ये आई एम कब बनेंगे, आई आर कब बनेंगे, आई एल कब बनेंगे। तो देखो उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आई एम बाइलेबियल से पूर्व लगेगा। बाइलेबियल क्या होते हैं बताया आपको मैंने, पे, बे, मैं और वह, ये बाइलेबियल जो दोनों लिप से बोले जाते हैं, दोनों लिप से। ये वही नॉट अपोजिट इसकी तरह होगा, नॉट अपोजिट तीनों आई एन वाले तो है। अब एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं, जैसे पॉसिबल तो इम्पॉसिबल, इन नहीं होगा, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉपर, इमोरल, इमॉर्टल, इम्पर्टिनेंट, इम्पोर्टेंट, इम्प्रॉपर, इम्प्योर। तो देखो पी से पहले जुड़ेगा तो आई एम होगा, इम्पोर्टेंट यानी बेबस या नपुंसक। मोरल से पहले जुड़ा तो आई एम होगा, इमोरल, इमॉर्टल। पे, बे, मैं हुआ, और बे का भी देखो आप इम्बैलेंस, नाउन में इम्बैलेंस। बी से पहले जुड़ेगा तब भी आई एम होगा, आई एन नहीं होगा। तो इम्परफेक्शन, इम्पेशंस, इम्पॉसिबिलिटी, इम्बैलेंस ये नाउन में है, और ये इनके अर्थ समझ में आ रहे होंगे आपको। जो कठिन शब्द है उनके मैंने हिंदी में लिख भी दिए। ऐसे आप देखना आई एल, आई एल से भी कर सकते हैं आप, आई एल भी वो देगा लेकिन ये एल से पूर्व होगा। जैसे एडजेक्टिव जोड़ा पढ़ने, लीगल, लीगल में जोड़ा आई एल, इलीगल, लॉजिकल में जोड़ा आई एल, ई लॉजिकल। ध्यान रखना डबल एल आते हैं, बट पहले वाला जो एल होता है ना वो साइलेंट हो जाता है आवाज़ करने में, तो इसको इलीगल नहीं बोलेंगे, लोग बोलते हैं इलीगल, नहीं, ई पहले वाला एल बोलेगा ही नहीं, ई लीगल, ई लॉजिकल, ई लेजिबल, अपठनीय, वन वर्ड में खूब याद किया था हम लोगों ने, अपठनीय खूब सारे बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, जो राइटिंग सूगली सी होती है इसको पढ़ नहीं सकते, मैंने मजाक में बताया सूगली राइटिंग राजस्थानी बोलते हैं अपने। तो लेजिबल, इलेजिबल, अपठनीय। लेजिटिमेट अवैध होता है, वैध, लेजिटिमेट, आई एल जुड़ेगा, इलेजिटिमेट अवैध। ये आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में 2011 में क्वेश्चन भी आ गए देखो आप, इलेजिटिमेट। नाउन्स में भी जोड़ सकते हैं, लीगलिटी में आई एल जोड़ा, इलेगिलिटी, लिटरेसी साक्षरता, इलिटरेसी निरक्षरता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब एल वाले शब्दों से पहले जुड़ेंगे तो आई एल हो जाएंगे, अगर आर से पूर्व जुड़ेंगे तो ये आई आर हो जाएगा। इसका मतलब वही होगा, अभी एडजेक्टिव जोड़ा देखो शब्द हम लोगों ने, रेगुलर, इरेगुलर। आरपीएससी एलडीसी 2013 में जो पेपर था, जो 15 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, रेगुलर में आई आर जोड़ेंगे, इरेगुलर होगा। रिलेवेंट प्रासंगिक, इरिलेवेंट अप्रासंगिक। रिलीजियस धार्मिक, इरिलीजियस अधार्मिक। रेशनल तार्किक, इरेशनल, इरेशनल। इसमें भी डबल आर आता है लेकिन एक आर साइलेंट हो जाता है पहले वाला, बाद वाला यार बोलेंगे अगर सुन रहे हो ध्यान से। ई इरेगुलर नहीं, इरेगुलर, इरिलेवेंट, इरिलीजियस, इरेशनल। हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में क्वेश्चन भी आया ये वाला। इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल होता है जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं, जो परिवर्तन हो सकता है। इरिवर्सिबल अब वो चेंज नहीं हो सकता, अब उसको आप उल्टा नहीं कर सकते, जो एक बार जो हो गया वो हो गया, अब वो वापस नहीं होगा।
तो ये आपने एडजेक्टिव्स में जोड़ा, देखो इनको आप, है ना। और देखते हैं, ऐसे आप नाउन में जोड़ सकते हैं। नाउन जोड़ा आपने, देखो क्या जोड़ा, रिलेवेंस प्रासंगिक, इरिलेवेंस अप्रासंगिक, रेगुलरिटी निरंतरता, इरेगुलरिटी अनिरंतरता, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, इरिस्पॉन्सिबिलिटी गैर जिम्मेदारी, रैशनैलिटी तार्किकता, इरेशनैलिटी अतार्किकता। तो ऊपर वाली बात ही हो गई, बस वो एडजेक्टिव फॉर्म में थे, रेगुलर फॉर्म में थे, उनसे पहले आई आर जोड़ा अपन ने। तो नाउन में भी जुड़ सकता है आई आर और एडजेक्टिव में भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है डी, डी ई। इससे भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है टू रिवर्स एक्शन। जो एक्शन चल रहा था उसको आपने रिवर्स कर दिया, जो ऐसे जा रहा था वो वापस उल्टा जाएगा। जैसे आपने मोशन आगे बढ़ रहा था, डिमोशन पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। प्रमोशन डिमोशन होता है, फ्रोस्ट जमाना, डिफ्रोस्ट पिघलना वापस से इसको। तो डी यानी रिवर्स करना एक्शन को, वर्ब में जुड़ता है ये, है ना। जैसे फ्रोस्ट डिफ्रोस्ट, कंपोज डिकम्पोज, वर्ब में जोड़ रहे हैं। फ्रोस्ट जमना, डिफ्रोस्ट जब कोई चीज़ को जमी हुई है उसको वापस नॉर्मल लेके आना, डिफ्रोस्ट कहलाता है। कंपोज का डिकम्पोज, फॉर्म कोई चीज़ को बनाना निर्माण करना, डिफॉर्म उसको वापस से बिगाड़ना डिफॉर्म करना, कोडिंग करना डिकोड करना, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, वैल्यू डिवैल्यू, रेल पटरी पे चलना, डीरेल पटरी से उतरना, हाइड्रेट डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेशन हाइड्रेट यानी पानी, डिहाइड्रेट पानी कमी होना, रेगुलेट डीरेगुलेट, मोटिवेट डीमोटिवेट, मोरलाइज डीमोरलाइज, डिमोरलाइज कर दिया उसको उसने। तो वर्ब में डी जुड़ता है, जो एक्शन चल रहा था वो रिवर्स हो जाता है। ऐसे ही एक वर्ब में जुड़ करके टेक अवे भी होता है, कोई चीज़ को वहाँ से हटा देना, दूर कर देना। डिफॉरेस्ट, जूनियर अकाउंटेंट 2011 में आया हुआ भी है, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्ट, फॉरेस्ट को ख़त्म कर देना, पेड़ हटा देना जंगल से, डिफॉरेस्ट कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी जुड़ते हैं, जो अमूर्त जो नाउन्स होते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्वालिटी को बताते हैं, ये कंडीशन को बताते हैं, स्टेट को बताते हैं, उनको आप बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनमें भी एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो देख नहीं सकते, जैसे कि फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन यानी जंगल लगाना, जंगल बढ़ाना, पेड़ पौधे लगाना। डिफॉरेस्टेशन मतलब कम करना, जंगल को डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना। वैल्यूएशन मूल्यांकन, डी वैल्यूएशन। मोशन डिमोशन, यहाँ कोमा आ जाएगा, डिमोशन। डिवैल्यूएशन के बाद आप क्या कर देंगे, डिमोशन कर देंगे, ठीक है ना, डिमोशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, डिमोशन। और देखिए आप, एक होता है नॉन, NON नॉन, ये भी नॉन लग करके भी, जैसे वायलेंस का नॉन वायलेंस सुना होगा, ये भी नॉट का ही अर्थ देता है, नेगेटिव अर्थ देता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जुड़ सकता है। आई मीन टू से नाउन में जुड़ सकता है, वर्ब में जुड़ सकता है, एडजेक्टिव में जुड़ सकता है। जैसे स्मोकर का हो गया नॉन स्मोकर, स्मोकर यानी जो सिगरेट वगैरह पीता है उसको स्मोकर कहते हैं, धूम्रपान करने वाला। नॉन स्मोकर जो स्मोक नहीं करता। रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको रिटर्नेबल नहीं होती, वो नॉन रिटर्नेबल होती हैं। आपने एक बार ले लिया, खरीद लिया, तो उसको वापस नहीं दे सकते आप, नॉन रिटर्नेबल। जैसे कुछ फ़ायदे, कुछ किस्तें, कुछ ऐसी चीज़ भी होती हैं नॉन रिटर्नेबल होती हैं। फिक्शन नॉन फिक्शन कहते हैं, जो इंग्लिश में जो नॉवेल्स होते हैं ना उनको हम फिक्शन कहते हैं, जो काल्पनिक होते हैं। तो ऐसी कहानियाँ जो काल्पनिक नहीं हैं, जो वास्तविक हैं, यथार्थ पर, फैक्ट्स पर आधारित हैं, उन्हें आप नॉन फिक्शन कहते हैं। तो नॉट का सेंस देता है, नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन, नॉन वेजिटेरियन सुना होगा, खूब फेमस है, नॉन वेजिटेरियन, नॉन ड्रिंकर, नॉन अहोलिक, एल्कोहलिक, नॉन सेंस, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। नॉन कन्फॉर्मिस्ट कौन होता है, जो प्रचलित धर्म या विश्वास के विरोधी होते हैं, जो धर्म वगैरह को नहीं मानते, उन्हें आप क्या कहते हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं। कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्म होता है जो पालन करते हैं निर्देश का, आदेशों का, धर्म का, उन्हें कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं। नॉन कम जो धर्म का आदि का पालन नहीं करते, उन्हें विश्वास नहीं करते, तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा।
तो नॉन जो होता है ये भी नेगेटिव सेंस देता है, डी ई भी नेगेटिव सेंस देता है, आई एन आई आर आई एम नेगेटिव सेंस देता है, ए नेगेटिव सेंस देता है, ए, ठीक है ना। तो ये सब नेगेटिव सेंस देने वाले, डी आई एस डिस पढ़ा था हम लोगों ने, वो नेगेटिव सेंस देता है। फिर देखिए आप लोग और नेगेटिव देने वाले वर्ड कौन से हैं, जैसे यू एन अन भी है, काफ़ी सुना होगा आपने इसके बारे में। अन लगाने से नेगेटिव वर्ड बनते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स में लगा दो तो ये नॉट अर्थ आएगा, अपोजिट अर्थ आएगा। ये चीज़ों को रिवर्स भी करता है, खासकर से वर्स में जुड़ता है तो जो सॉरी जो वर्ब चल रही थी वो रिवर्स हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अन, डिप्राइव ऑफ, किसी चीज़ से वंचित होना भी कहलाता है। अन से बनता है वंचित होना, डिप्राइव ऑफ। तो जब कोई चीज़ अपोजिट ना हो, एडजेक्टिव्स जैसे हैप्पी का अनहैप्पी, विशेषण है खुश, अनहैप्पी दुखी। फेयर का अनफेयर, फेयर यानी उचित, अनफेयर अनुचित। सर्टेन का अनसर्टेन, यहाँ कोमा आएगा। सर्टेन का अनसर्टेन, सर्टेन होता है निश्चित, अनसर्टेन क्या होगा, अनिश्चित। सर्टेन का अनसर्टेन, वाइज का अनवाइज, नेसेसरी का अननेसेसरी। नेसेसरी आवश्यक होता है, अननेसेसरी आवश्यक, अनावश्यक। रियल अनरियल, ट्रू अनट्रू, राइप पका हुआ, अनराइप, लकी अनलकी, नेचुरल अननेचुरल। LDC 2013-16 में आ चुका है क्वेश्चन। 13-16 वाला समझ रहे हैं ना आप। 13 का पेपर था, वैकेंसी 13 में आई, फॉर्म 13 में भरे लोगों ने, एग्ज़ाम जाके 16 में हुआ। तो वो है इक्वल का अनइक्वल, लोग बोलते हैं इक्वल है अनइक्वल है। ये हाई कोर्ट LDC 2017 में आ गया क्वेश्चन। तो अन लगने से नॉट वाला सेंस आता है, रिवर्स वाला सेंस आता है, ऑपोजिट वाला सेंस आता है, ठीक है ना। ये सारे एडजेक्टिव में जुड़े, ऐसे पार्टिसिपल्स में भी जुड़ सकते हैं। पार्टिसिपल्स मतलब होता है ना, 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो आईएनजी जुड़ता है वर्ब के अंदर। पास्ट पार्टिसिपल में वो थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाले और थर्ड फॉर्म वाले आएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इनमें भी अन लगता है। अज्यूमिंग का अनअज्यूमिंग हो गया, एक्सपेक्टेड का अनएक्सपेक्टेड हो गया, एम्प्लॉयड का अनएम्प्लॉयड हो गया। ये देखो ईडी लगने से पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है, आईएनजी लगने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है। इसलिए कह रहे हैं पार्टिसिपल्स के साथ में अन जुड़ता है। अनअज्यूमिंग, अनएक्सपेक्टेड, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड वाला जो क्वेश्चन था ये 2017 9 सितंबर पेपर हुआ था LDC का, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे वर्ब्स में जुड़ सकते हैं। ये वर्ब है, ये यहाँ से है वर्ब ना, थोड़ा नीचा करना पड़ेगा। वर्ब जैसे टाई, टाई यानी होता है गांठ बांधना, तो अनटाई क्या हो जाएगा, टाई का अनटाई है ना। टाई यानी गांठ बांधना, अनटाई यानी खोलना, कोई बंधी हुई चीज़ को खोलना। ड्रेस यानी कपड़े पहनना, अनड्रेस कपड़े खोलना। लोड, लोड यानी कोई चीज़ का वजन बनाना, वजन डालना। अनलोड, उसको जैसे ट्रक में सामान लोड कर रहे हैं तो लोडिंग करना। अनलोड यानी सामान को उतारना, ट्रक में से, ट्रेन में से, इनमें से सामान को उतारना अनलोड कहलाता है। तो वर्ब है टाई अनटाई, ड्रेस अनड्रेस, लोड अनलोड, फोल्ड अनफोल्ड, फोल्ड करना कपड़ों को, अनफोल्ड करना। फर्ल, फर्ल होता है झंडे को लहराना। अनफर्ल जो गांठ बांधी जो खोल के लहराना, अनफर्ल होता है फ्लैग को अनफर्ल करना। डू का अनडू, कोई काम किया, कंप्यूटर में आता है डू। अनडू, अनडू मतलब जो किया उसको वापस कर दिया आपने, अनडू। मोबाइल कंप्यूटर में बहुत होता है डू का अनडू। हाई कोर्ट LD 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। कोई सामान को पैक करना, उसका ऑपोजिट हो गया अनपैक, अन लगाने से बनता है। लॉक अनलॉक, ताला खोलना, लॉक बंद करना, अनलॉक ताला खोलना। रेवल अनरेवल, रेवल क्या होता है, ये अनरेवल धागे ऊन आदि को सुलझाना। जैसे कई बार कुछ धागे वगैरह ना अलग जाते हैं, पतंग उड़ा रहे हैं हम लोग, जो जयपुर के लोग हैं, दिल्ली लोग जानते हैं, पतंग उड़ाते समय कई बार आप जैसे धागे मंजो खींचते हो तो नीचे वो अलग जाता है, फिर उसको आप सुलझा रहे हैं, उसको अनरेवल कर रहे हैं, अनरेवल कर रहे हैं। जैसे मेरी दादी है,
दादी क्या करती है, कुछ कपड़ों को वो ऐसे ना काट के, पुराने कपड़ों को उनको ऐसे वो करती है, गोले बनाती है और फिर उसकी दरियाँ बना देती है। और कई बार ना वो कपड़े अलग जाते हैं, वो धागे अलग जाते हैं तो उनको सुलझाती रहती है, उनको धागों को सुलझाती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं अनरेवल कर रही है। शी इज़ अनरेवलिंग द वूल थ्रेड्स, है ना, धागे के इनको अनरेवल कर रही हैं। हॉर्स, घोड़े पे चढ़ना। अनहॉर्स, अच्छा डिप्राइव ऑफ हॉर्स हो गया, यानी कि आपको अनहॉर्स कर दिया, डिप्राइव ऑफ हॉर्स। पहले आप घोड़े बैठे हुए थे, अब आपके घोड़े छीन लिए गए, अनहॉर्स कर दिया, डिप्राइव ऑफ हॉर्स, हॉर्स से वंचित कर दिया। ऐसे एक शब्द है इग, ये भी प्रीफिक्स है, एक्चुअली मॉर्फीम्स होते हैं, शब्द तो मैं गलत बोल रहा हूँ, इनको आप सिलेबल कह सकते हैं, ये शब्द के टुकड़े हैं, सिलेबल कह सकते हैं, इनको मॉर्फीम कह सकते हैं। इनका अर्थ होता है, सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। इग जो ऐसा क्या मीनिंग होता है, ये नॉट का मीनिंग, सब मीनिंग से ही नॉट का मीनिंग था। लेकिन अब ये बात अलग है कि ये फ्री मॉर्फीम है कि बाउंड मॉर्फीम है, अकेला यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए बाउंड मॉर्फीम है। इसको सिलेबल कह सकते हो सरल भाषा में, कि शब्द का टुकड़ा है एक, जो एडजेक्टिव में जुड़ता है और नॉट का सेंस देता है। जैसे एक एडजेक्टिव है नोबल, नोबल यानी होता है उत्तम, नोबल यानी क्या होता है, उत्तम, बहुत बढ़िया, तो आपने इसमें जोड़ दिया इग। इग नोबल यानी नीच, जो उत्तम नहीं होता, नीच, इग नोबल। तो ये आरपीएससी एलडीसी 2013-16 में एक क्वेश्चन आया था, नोबल का इग नोबल होता है, तो ये काफ़ी अलग है, हटके है, अन नहीं है इसमें, डिस नहीं है, ए नहीं है इसके अंदर, है ना, इम या इन या आई एल आई आर ये सब नहीं है। अच्छा, ये सारे जो आपने पढ़े ना अभी 10, ये सब प्रीफिक्स हैं, और इन सब प्रीफिक्स को मैंने एक टेबल में डाला है, क्योंकि ये सारे प्रीफिक्स जो हैं ये एक ही काम कर रहे हैं, ये नेगेटिव सेंस देते हैं, ये नॉट का सेंस देते हैं, ठीक है ना। तो नॉट के सेंस देने वाले मैंने आपको एक साथ लिखवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं, क्या और भी कुछ ऐसे प्रीफिक्स है, क्या और भी प्रीफिक्स है जो अलग काम करते हो? बिल्कुल है, देखते हैं कौन कौन से हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक हो गया, दूसरा देखो ये है पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस। पेजोरेटिव मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल। ये कंटेम्प्ट आपकी घृणा को, आपकी नफरत को व्यक्त करते हैं, किसी का अपमान कर रहे हो, किसी को डिसअप्रूवल कर रहे हो, उसकी बातों को आप मान नहीं रहे हो और उनके खिलाफ आप काम कर रहे हो, तो डिसअप्रूवल, अपमानजनक। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे वो ना थोड़े से डिसअप्रूवल शब्द बन जाते हैं, जो चलते नहीं है, अपमानजनक हो जाते हैं, ठीक है ना, वो पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस हैं। पेजोरेटिव मतलब किसी की बुराई करने के लिए, किसी को बुरा बताने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, किसी के प्रति घृणा व्यक्त करने के लिए, कंटेम्प्ट एक्सप्रेस करने के लिए ये प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं। हम बात करते हैं कौन कौन से प्रीफिक्स है। पहला है इसमें मिस, रॉन्गली वर्ड होता है, रॉन्गली, रॉन्गली है ना, एस्ट्रे जो ऑफ ट्रैक हो गए, रॉन्गली गलत तरीके से गुमराह हो गए हैं, एस्ट्रे भटक गए हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं मिस। वर्ब्स में जुड़ता है और ऑफ ट्रैक होने के लिए होता है, गुमराह होने के लिए, ऑफ ट्रैक के लिए होता है। रॉन्गली गलत तरीके से, गलत रास्ते पे चले गए, उसके लिए आप मिस का यूज़ करते हैं। वर्ब्स में जोड़ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में जोड़ सकते हैं, आप लोग इनको भाववाचक संज्ञाओं में जोड़ सकते हैं, और इनको पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स बताया था मैंने, जिन वर्ब में आईएनजी लग करके, ईडी थर्ड फॉर्म लग करके जो विशेषण का काम करते हैं, उन्हें हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं, वो पार्टिसिपल्स के रूप में एडजेक्टिव होता है, आईएनजी और ईडी लग करके। इन तीनों में जुड़ सकते हैं, पहले वर्ब में जोड़ रहे हैं। देखो मीनिंग क्या है प्रीफिक्स का, कहाँ जुड़ेगा, और इसके उदाहरण है इसके बाद। जैसे इन्फॉर्म, सूचना देना, मिस इन्फॉर्म, उसको आपने गलत सूचना दी और उसको आपने गलत सूचना दे करके भटका दिया, उसको मिस इन्फॉर्म किया। जैसे मैंने किसी पूछा, मैं आज ही की बात बताऊँ, जब मैं क्लास में आ रहा था उससे पहले मैं किसी एक डॉक्टर, पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में पूछ रहा था कि भाई साहब इस डॉक्टर ये कहाँ बैठते हैं, कहाँ इनका क्लिनिक कहाँ है, इनका घर कहाँ है। अब मान लो उनका घर हो, जैसे पूछा, उसको पता है कि उसका घर तो राइट हैंड पे है, और वो मुझे मज़े लेने के लिए बता दे लेफ्ट हैंड के ऊपर, भाई राइट हैंड पे है, मुझे लेफ्ट हैंड बता दे, तो वो मुझे क्या कर रहा है, मिस इन्फॉर्म कर रहा है, उसने मुझे गलत सूचना दी, उसने मुझे मिस गाइड कर दिया,
उसने मुझे मिस इन्फॉर्म किया। तो जैसा करना चाहिए इन्फॉर्म, वैसा ना करके अलग तरह से, रॉन्गली, गलत तरीके से किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी, है ना। रॉन्गली एस्ट्रे, आपको जानबूझ करके गुमराह किया, मिसगाइड किया, मिसबिहेव किया, जैसा बिहेव करना चाहिए था वैसा नहीं किया। मिसबिहेव आया हुआ है LDC 2013-15 में। मिस फायर हो गया, जाना चाहिए था फायर, गोली छुड़ाना बंदूक से, शूट करना, उसको हम बोलते हैं फायर। तो मारना था आपको इधर और वो फायर इधर से थोड़ा इधर चला गया, तो वो फायर मिस हो गया, मिस फायर। मिस जज, आप किसी को जज नहीं कर पाए ढंग से, गलत जज कर लिया आपको, गलत तरीके से, रॉन्गली। मिस्टेक, जिस तरह से लेनी चाहिए थी उसने लेकर के गलत तरह से चीज़ आपने ली, मिस्टेक कर दी। मिसअंडरस्टैंड हो गए, मिसलीड, किसने मिसलीड कर दिया, आपको गलत रास्ते पे ले गया। मिसयूज़ किया, तो ये सब मिस का लो रॉन्गली यूज़ किया, गलत तरीके से कोई चीज़ को यूज़ करना, रॉन्गली। क्या कहलाएगा दोस्तों? रॉन्गली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कंडक्ट होता है आपका आचरण, मिसकंडक्ट गलत आचरण, दुराचरण। पार्टिसिपल्स, लीडिंग, मिसलीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। बोलते हैं ना कुछ नहीं है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसा उनको समझना चाहिए था वैसा नहीं समझे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, रॉन्गली अंडरस्टैंड। इस दिशा में समझना चाहिए था, इस दिशा में समझ गए, रॉन्गली। एस्ट्रे हो गए, गुमराह हो गए, गलत तरीके से समझ रहे हैं, तो रॉन्गली समझो आप, इसका मतलब आप समझो रॉन्गली होता है। मिसलीडिंग, मिसलीड कर दिया आपको। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझ में चीज़ आ गई, तो रॉन्गली, गलत तरीके से, ये होता है मिस का मतलब गलत बताता है आप, है ना। ये पेजोरेटिव प्रेफिक्सेस होते हैं। एक होता है वर्ड मैल, MAL, मैल भी बुरे के लिए होता है, बैडली, बुरी तरीके से, बैडली, बुरे तरीके से। वर्ब में जुड़ सकता है, नाउन में जुड़ सकता है, पार्टिसिपल जुड़ सकता है। वर्ब में जुड़ा जैसे मैल ट्रीट, ट्रीट यानी व्यवहार करना, मैल ट्रीट गलत तरीके से व्यवहार करना। फंक्शन, कोई काम करना, मैल फंक्शन गलत तरीके से। समथिंग इज फंक्शनिंग बैडली, कोई चीज़ गलत तरीके से काम कर रही है, मैल फंक्शन हो रहा है, उसको काम जिस ढंग से करना चाहिए उससे गलत तरीके से काम हो रहा है, बैडली, गलत तरीके से। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण कहते हैं उसको हम लोग, मैल न्यूट्रिशन। तो MAL मैल लगने से भी नेगेटिव सेंस देता है, और ये बैडली कर देता है, बुरी तरीके से, बुरे तरह से न्यूट्रिशन हो रहा है उनका। मैल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब तो कोई सही आचरण, मैल प्रैक्टिस दुराचरण, गलत तरीका। मलेरिया, ये एयर से बना, बैड एयर, मलेरिया मतलब जिस एयर में मिस्टी हो, जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे ना मच्छरों वाली स्थितियाँ जो होती हैं, तो मतलब मच्छर पनप सकते हैं, गंदगी है वहाँ पे, बहुत उमस सी रहती है, बहुत थोड़ा सा ना सीम रहती है, पानी वानी जहाँ रहता है, तो उस जगह को वहाँ मलेरिया के एनाफ्लीज मच्छर फैलने के चांस होते हैं, तो इसलिए इस बीमारी को मलेरिया कहते हैं, क्योंकि पूरी एयर ही ख़राब हो रही है, बैड एयर, मलेरिया। तो MAL मैल जो है बैड या बैडली का सेंस देता है, और वर्ब में जुड़ सकता है, नाउन में जुड़ सकता है। तो देखो मैल ट्रीट और मैल फंक्शन, ये तो हो गई वर्ब, और मैल न्यूट्रिशन, मैल प्रैक्टिस, मलेरिया, ये हो गए आपके नाउन्स, ठीक है ना। तो ये नाउन्स हैं, ठीक है। ओके, पार्टिसिपल्स में भी जुड़ सकते हैं, पार्टिसिपल जुड़ सकते हैं, जैसे फॉर्म, पार्टिसिपल क्या होता है, ED लग करके, तो फॉर्म्ड बना हुआ है, कोई चीज़ किसी बनी हुई है। मैल फॉर्म्ड यानी कि बैडली शेप, गलत गंदे तरीके से बनी हुई है, बैडली शेप। ऐसे आपने कहा नूरिस्ट, पोषित, मैल नूरिस्ट, कुपोषित, यानी बैडली नूरिस्ट, अच्छे तरीके से नूरिस्ट नहीं है, गलत तरीके से कुपोषित है। तो मैल नूरिस्ट को आप कह सकते हैं कुपोषित। क्या कह सकते हैं इसको आप लोग? कुपोषित कह सकते हैं, इसे कुपोषित कहा जा सकता है, हाँ। मैल नूरिस्ट, कुपोषित, बैडली नूरिस्ट। पर ये शब्द आपने सामने पढ़ा होगा, इसलिए मैंने हिंदी लिखवाई नहीं इसकी। और आप चाहें तो खुद भी हिंदी देखें, अच्छा है कि आप मोबाइल पे जाएं, गूगल पे जाएं, वहाँ बोले, स्पीक से बोल सकते हैं कि साहब मीनिंग ऑफ मैल नूरिस्ट इन हिंदी, तो बता देगा कुपोषित। तो ये पार्टिसिपल्स में जुड़े हुए हैं। ये देखना, ये मैल ट्रीट और मैल फंक्शन तो वर्ब्स हैं, और ये मैल न्यूट्रिशन से शुरू हो गए, ये है नाउन्स, तो ये नाउन्स है।
फिर ये पार्टिसिपल है ईडी लग करके। अब एडजेक्टिव्स, जैसे एक वर्ड होता है ऑर्डरस, ऑर्डर होता है गंध, और मैल ऑर्डरस दुर्गंध, बदबू, बदबूदार, फाउल स्मेलिंग, गलत, गंदी स्मेल, फाउल स्मेलिंग, मैल ऑर्डरस, ठीक है ना। कंटेंट, संतुष्ट, मैल कंटेंट जो संतुष्ट ना हो, नॉट सेटिस्फाइड, ये क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड। और ये आरपीएससी वाले एग्जाम में आया था। मैल कंटेंट, नॉट सेटिस्फाइड इसका मीनिंग होता है, और ये आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैल कंटेंट यानी क्या होता है, नॉट सेटिस्फाइड। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट वर्ड सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है, नकल, नकली, फॉल्स, फॉल्स इमिटेशन, मतलब सूडो रियल नहीं है, ये अनरियल के लिए होता है, नकल के लिए होता है। फॉल्स इमिटेशन, आप नकल कर रहे हो तो हूबहू वैसी नहीं कर पाए, फॉल्स कर दी। नॉट जेन्युइन, सूडो मतलब जेन्युइन नहीं है, वास्तविक नहीं है, असली नहीं है, नकली है। सूडो मतलब नकली, उस जैसा दिखेगा बट वैसा होगा नहीं, जेन्युइन नहीं होगा, नकली माल होगा, नकली शक्ल होगी, नकल होगा, फॉल्स इमिटेशन होगा, उसका ना उस जैसा बनाया गया होगा बट वो चीज़ नहीं होगी, सूडो कहते हैं उसको। ये नाउन्स में जुड़ सकता है और ये एडजेक्टिव में जुड़ सकता है। नाउन्स में जुड़ा सूडो इंटेलेक्चुअल, सूडो इंटेलेक्चुअल मतलब वो इंटेलेक्चुअल दिखने का नाटक कर रहा है, बुद्धिमान दिखने का नाटक कर रहा है, पढ़ा लिखा दिखने का नाटक कर रहा है, बट वो ऐसा है नहीं, सूडो इंटेलेक्चुअल है। कई लोग ना अपने घरों में अलमारियों में किताबें जचा देंगे, आपके जो ड्राइंग रूम में से किताब रख देंगे, मैगजीन रख देंगे इंग्लिश की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी, तो बाहर से लोग आएंगे, लगेगा ये बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है। वो ना जो दिखावा करेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, बट वो केवल दिखावटी होते हैं। वो इंटेलेक्चुअल दिखने का नाटक करते हैं, नकल करते हैं, नकल फॉल्स इमिटेशन करते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं आप सूडो इंटेलेक्चुअल। ऐसे होता है सूडो स्कॉर्पियन, जैसे नहीं लोग नकली बिच्छू, प्लास्टिक का बना हुआ, नकली छिपकली, ऐसे जो नकली से बना के रहते हैं ना, बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी, जो लेकिन जेन्युइन नहीं होती, उसे आप कहते हैं सूडो, है ना। ऐसे स्कॉर्पियन, सूडो लिजार्ड। सूडो साइंस, जो वास्तविक साइंस नहीं होगी, नकल होगी उसकी। तो सूडो मतलब फॉल्स इमिटेशन, जो जेन्युइन नहीं है। एडजेक्टिव में जुड़ सकता है सूडो एकेडमिक, एकेडमिक होता है शैक्षणिक, सूडो एकेडमिक। सूडो प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट जैसी बनने की कोशिश कर, पेट में कुछ लगा लिया ऐसा। जैसे मुझे एक फिल्म याद आती है, आपने देखी हो कहानी, कहानी फिल्म है विद्या बालन की, बहुत अच्छी फिल्म है, उसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, उसका नाम कहानी और बहुत गजब की कहानी है। उसमें वो प्रेग्नेंट बन करके कोलकाता जाती है और अपने हस्बैंड को ढूंढ रही होती है। पूरी फिल्म में वो प्रेग्नेंट दिखाई देती है और ऐसा नाटक करती है, बट शी वॉज एक्चुअली सूडो प्रेग्नेंट, वास्तव में नहीं थी वो। उसने कुछ ऐसे पेट में ना कुछ लगाया था, प्लास्टिक का कुछ थैली वैली कुछ करके, ऐसा लगता था कि वो प्रेग्नेंट है, बट शी वॉज नॉट एक्चुअली प्रेग्नेंट, सूडो प्रेग्नेंट थी। ऐसे क्वासी होता है, क्वासी यानी अर्ध, अर्ध यानी नकली, है ना, आधा, नॉट जेन्युइन, ये भी जेन्युइन नहीं होता। पार्टली, ऑलमोस्ट, नॉट जेन्युइन, ये जेन्युइन नहीं होता, वास्तविक नहीं होगा, पार्टली होगा, आंशिक, अर्ध, जेन्युइन नहीं होगा इसकी तरह, और पार्टली होगा, लगभग वैसा होगा, बट एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा। क्वासी मतलब अर्ध, आधा, उस जैसा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। जैसे क्वासी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, पूरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट हाँ पार्टली, आंशिक है, कुछ है, ऑलमोस्ट, लगभग लगभग वैसी है, पूरी कंप्लीट नहीं है, वास्तविक नहीं है, पार्टली है, आंशिक है, ऑलमोस्ट, लगभग लगभग है, ऐसा लगा सकते हैं। अर्ध कह सकते हैं, लोग कहते हैं क्वासी, अर्ध के लिए करते हैं। जैसे क्वासी अमेरिकन, पूरा अमेरिकन तो नहीं है, बट हाँ माँ बाप में सोचता कोई एक हो या कुछ थोड़ा बहुत हो, पार्टली हो, नॉट जेन्युइन, पूरा पूरा तो नहीं है। क्वासी ऑफिशियल बॉडी, तो पूरी अर्ध, है ना, अर्ध सरकारी तंत्र है, क्वासी ऑफिशियल, अर्ध कार्यालय, अर्ध, है ना, क्वासी, थोड़ा बहुत, पार्टली, आधा, आंशिक, लगभग लगभग वैसा, नॉट जेन्युइन,
तो ये सूडो और क्वासी ऑलमोस्ट एक जैसा अर्थ देते हैं। नॉट जेन्युइन थोड़े बहुत होते हैं, वैसे एग्जैक्ट वैसे नहीं होते बट लगते हैं वैसे, वो चीज़ होती है। तो ये तो नकल ही होती है, और ये होती है भाई थोड़ा बहुत हो सकता है वैसा, आधा अधूरा, ऑलमोस्ट, लगभग, उस सेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आया होगा आप लोगों को? ओके।